हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता एक साथ है, बट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, डीपली देखेंगे, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे और जानते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली जो ग्रोथ होता है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, मतलब कि जो विजिबल होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, चाहे हम वो हाइट में देख लें, वेट में देख लें, बॉडी बिल्ड देख लें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा ग्रोथ। और जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारे स्किल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे डेवलपमेंट में। तो आई होप कि आप दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। बाकी हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सो आइए पहले हम देखेंगे ग्रोथ क्या है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसकी डेफिनेशन इसलिए लिखी हुई है ताकि आप लोगों को नोट्स में भी इजी हो। बिकॉज हम बस बातें सुन लेते हैं और अगर देखें तो फिर ज़्यादा डिफरेंस होता है। सुन लेते हैं मतलब कि मैं डेफिनेशन बोल करके चली जाऊँगी, आप नोट डाउन भी करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे या फिर उतने से समझ में नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पे लाइनिंग है तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो it is process of physical maturation resulting an increase in size of the body and various organs. It occurs by multiplication of cells and an increase in intracellular substance. It is quantitative changes of the body. देखिए वही चीज़ें हैं कि जो ग्रोथ होता है वो क्या है कि हमारे बॉडी में चेंजेस होता है। बॉडी में चेंजेस मतलब कि जो भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन में क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स में चेंज हो रहे हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं, उनके आकार बढ़ रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी सेल्स हैं, सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेल्स मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, मतलब कि अगर हमारा बॉडी जो है वो बॉडी में इन्हेंसमेंट हो रहा है, बॉडी मसल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि जो भी हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। हमारा मसल मास बढ़ेगा क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें उनकी जो भी साइज़ है, उनका जो शेप है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यही होती है हमारी ग्रोथ। और जो ग्रोथ होता है वो एक मेजरेबल पॉइंट होता है, मतलब कि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर किस में कर सकते हैं, किलोग्राम्स में कर सकते हैं, पाउंड में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, हाइट में, मतलब कि हाइट वाइज, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल. It is progressive increase in skills and capacity. It includes psychological, emotional and social changes. It is qualitative aspects. मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे स्किल्स को, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें इंक्रीमेंट होता है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। और डेवलपमेंट कभी भी ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होता है, मतलब कि इसमें क्वालिटी, इसमें गुण, जो गुणवत्ता होती है वो आती है कि कोई भी सिचुएशन अगर है तो हम उससे कैसे डील कर रहे हैं, ये स्किल्स हमारे अंदर डेवलप होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है ये मेजरेबल नहीं होता है, मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट में। ये क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट का सबसे बड़ा, सबसे मेन पॉइंट है वो डिफ्रेंशिएशन ये है कि जो ग्रोथ होता है वो मेजरेबल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जो ग्रोथ है वो हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है। ठीक है, देखते हैं। इसके बाद से आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसपे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काम करता है, मतलब कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किन सिद्धांतों पे बनता है और किस
तरह से ये डेवलपमेंट होता है। तो जो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल देखें वो होता है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया वो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब कि हेड टू टो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर अपर पोर्शन टू लोअर पोर्शन। तो सिफेलोकॉर्डल में मतलब ये होता है कि हमारे हेड की तरफ से मैच्योरेशन होता है, हेड की तरफ से हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और क्या होता है वो बॉडीली साइज की तरफ से जाता है। इसके साथ नेक्स्ट आता है हमारा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि हमारे बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि ये चीज़ें ना एज वाइज इंक्रीमेंट होती रहती हैं। जो हमारे स्किल्स हैं, जो हमारा ग्रोथ है, हमारी जो बॉडी बिल्ड है, ये सब कुछ एज के साथ, टाइमिंग के साथ ये बढ़ता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कभी इसमें इंक्रीमेंट होता है, कभी इसमें डिक्रीज होता है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। अब ये क्या है कि हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में देख रहे हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब ये होता है सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी का मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। मतलब कि कभी भी इस चीज़ पे ध्यान देना कि जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, एक एज के बाद से क्या होता है, जैसे मैन को ले लो, मैन में क्या होता है कि जो चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है या फिर जो आर्म सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। कैसे होता है, चेस्ट सरकमफ्रेंस अंदर से बाहर की तरफ उसका इंक्रीमेंट होता है। सेम ऐसे ही जैसे मसल मास है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो भी हेड वगैरह है, जो भी चिक्स वगैरह हैं, इस पे मसल मास आता है ग्रोथ के टाइम पे। फिर क्या होता है, वो चेस्ट पे आएगा, चेस्ट से क्या होगा, वो शोल्डर पे जाएगा, लिम्स में जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। सेम ऐसे ही, मतलब कि सेंटर में जो भी मसल मास है पहले सेंटर में आएगा, और सेंटर में आने के बाद से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे लिम्स के साइड में। इसी को बोलते हैं हम प्रोक्सिमो डिस्टल। तो अगर कहीं प्रोक्सिमो डिस्टल आए, तो अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, तो एक वर्ड आप मेंशन कर सकते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं इट इज द सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक ये कैसा प्रिंसिपल है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, जो बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक का टॉपिक है, मतलब वही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो अब इसमें क्या है कि जो बेबी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके एज वाइज के हिसाब से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके बॉडी के हिसाब से भी होगा। तो इसीलिए इसमें क्या है कि सबसे पहले वो जनरल चीज़ें सीखेगा। जनरल चीज़ें का मतलब हो सकता है कि वो पहले पेन पकड़ना सीखे, पेंसिल पकड़ना सीखे, पहले वो बैठना सीखे, क्रॉल करना सीखे, तो पहले अपने बॉडी को सपोर्ट दे। उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे एक स्पेसिफिक चीज़ को अपनी तरफ से सीखता है और उसका स्किल्स डेवलप होता है उसकी जो भी स्किल्स है वो डेवलप होता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यह है कि उसके लाइफ में डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें, मतलब कि हम इस बच्चे को स्कूल जाना है, उसको रेडी होना है, उसके बाद से उसके साथ साथ एज वाइज या फिर स्कूल में जाकर उसका क्या प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जिसको खुद से डील करने की कोशिश कर रहा है या फिर डील कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक। मतलब कि वो जो उसके नॉर्मल रूटीन है उससे हट के अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सीन आ रहा है, उसके सामने कोई टास्क आ रहा है और उसको भी कंप्लीट कर रहा है, तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। कि चलो ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके प्रिंसिपल्स ये हैं, पर ये भी तो हो सकता है ना कि कई ऐसे बच्चे हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो क्यों होता है, उसके क्या कॉज हो सकते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनको रोक रहे हैं या फिर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मेनली 3 फैक्टर्स आते हैं। वो होता है प्रीनेटल, जेनेटिक और पोस्टनेटल। सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक। जेनेटिकली इसलिए बोला जाता है कि कुछ ऐसी जेनेटिक चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं बच्चे को या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को।
जेनेटिक का मतलब यह है कि कई बार आप लोग देखे होंगे या फिर देखने को मिलता है कि ऐसे पेरेंट्स जिनकी बॉडी बिल्ड, जिनका हाइट, ये हाइट अगर लंबा है पेरेंट्स की, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी उनके बच्चे हैं उनकी हाइट भी अच्छी होती है, उनकी हाइट भी नॉर्मल होती है, हाइट लंबी होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े बल्की हैं, बच्चों में भी वो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 110% देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। इसके साथ कुछ एक आध चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि सेक्स, रेस या नेशनैलिटी। सेक्स का मतलब ये है कि मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो जो मेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चाहे वो बॉडी बिल्ड है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा ज़्यादा इन द सेंस ये है कि उनका जो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो डेवलपमेंट है, जो भी स्किल्स हैं, वो हायर होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। चाहे आप मसल मास में ले लीजिए, चाहे आप स्ट्रॉन्गनेस में ले लीजिए, या फिर आप उनके बॉडी बिल्ड में ले लीजिए, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स। जेंडर भी मेंशन कर देती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेस एंड नेशनैलिटी। रेस एंड नेशनैलिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारी ऐसी आप बोल सकते हैं कि नेशन है जहाँ पे उसके हिसाब से लोग होते हैं। जैसे अगर अपने भारत में देख लो तो यहाँ पे छोटे बड़े, लंबे मोटे, काले नाटे, हर तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए नाइजीरिया देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, तो कई ऐसे नेशनल ऐसे हैं, ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जो लोग हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। वो अलग बात है कि वहाँ के लोग उसी में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बट अगर हमारे यहाँ के लोग जाएँ या फिर वो हमारी तरह, हमें वो हर कोई एक जैसा दिखता है, चाहे हम उसको हाइट वाइज देखें, उसको कलर वाइज देखें, कैसे भी देख लेंगे। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी हेरिडिटरी है, उसका जीन है, उसका जेनेटिक चीज़ें क्या है, यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है प्रीनेटल फैक्टर्स। प्रीनेटल फैक्टर्स का मतलब ये होता है, पहले तो वर्ड देखो प्रीनेटल। प्रीनेटल क्या होता है? प्रीनेटल वो स्टेज है जो कि प्रेगनेंसी का स्टेज होता है, मतलब कि जो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी मतलब कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ, वो 9 मंथ जब बच्चा मदर के अंदर है, मतलब कि वूम में है, यूट्रस में है, उस टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है आफ्टर बर्थ। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मैटरनल माल न्यूट्रिशन। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है, जिन्होंने कंसीव किया है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर मदर माल नरिश्ड है, इसको मैंने अपने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जो एंटीनेटल या फिर पेरीनेटल जो भी डाइट्स वगैरह हैं, वो केयर क्या हैं, तो सारी चीज़ें वही है। इसीलिए देखा जाता है कि सबसे पहले हम प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करते हैं, ताकि जो फीमेल है, जो कंसीव करने वाली फीमेल है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका BMI कितना है, उसका BMR कैसा है, इसके साथ साथ उसके हीमोग्लोबिन कैसे हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए मेजर करते हैं ताकि जो मदर है उसकी अगर न्यूट्रिशियस चीज़ें फुलफिल हैं, उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस है, कोई इम्बैलेंस चीज़ें नहीं हैं, तभी जाके तो वो फीटस को जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करेगी। सोचो कि अगर मदर खुद मालनरिश्ड है, चाहे उसको तुम कितना भी आयरन फॉलिक एसिड दे लो, जब तक उसकी बॉडी फुलफिल नहीं होगी तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा फीटस को। तो अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो मदर है वो माल नरिश्ड है, मतलब कि उसका जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं बच्चे को। अगर वो देखो सही समय में डिलीवर हो गया तब तो हो गया, कई बार तो ऐसा होता है कि इनसाइड यूट्रस उसको बहुत सारे कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज होते हैं, या फिर हो सकता है कि स्टिल बर्थ हो। स्टिल बर्थ का मतलब ये होता है कि जो बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं उनको स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो अगर वो दुनिया में आ गया, बाहरी दुनिया में डिलीवर हो गया, उसके बाद से भी उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट है मैटरनल इन्फेक्शन, या किसी भी प्रकार का मदर को कोई इन्फेक्शन हो या फिर मैटरनल इलनेस। ओवरऑल अगर प्री नेटल में देखो तो जो बेबी है उसका टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो श्रेय है आप बोल सकते हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ किसको जाता है, मदर को। अगर मदर हेल्दी है, अगर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मदर की जो हेल्थ है वो ठीक है,
मदर फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन है, तो जो आने वाला बच्चा है, जो आने वाला बेबी है, वो हेल्दी रहेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बस इतने ही फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, बट ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, मतलब जो कि मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, जो कि आजकल जो नई मम्मियां हैं उनमें बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत कॉमन चीज़ें, और यही टेरिटोजेनिक इफेक्ट पैदा कर रही हैं बच्चे में। जो मदर सब्सटेंस एब्यूज कर रही हैं, सब्सटेंस एब्यूज इन द सेंस कि जो भी है स्मोकिंग वगैरह हैं, एल्कोहलिज्म है, बाकी सारे अनयूजुअल सब्सटेंस हैं, इलीगल सब्सटेंसेस यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। ये सिर्फ बच्चे को मदर को अफेक्ट नहीं करती हैं, ये बच्चे को भी अफेक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो ये सारी चीज़ें कर रही हैं तो फिर उनके बच्चों को अफेक्ट करेगा। देखो, मदर में ऐसा चीज़ें हैं कि अगर वो पहले भी ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रही हैं और वो चाहे कभी भी कंसीव करे, ये जो टेरिटोजेनिक इफेक्ट है, इसका जो नेचुरल चीज़ है, ये बच्चे को अफेक्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो 2 साल बाद कंसीव करें, 5 साल बाद कंसीव करें, आप जब भी कंसीव करें, ये चीज़ें बच्चे को अफेक्ट करना ही करना है। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मदर को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर्स का मतलब ये है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मतलब कि मदर अब तक तो प्रीनेटल फेज में थी, मतलब कि वो प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ के फेज में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट अब बच्चा डिलीवर हो गया है, मतलब कि पोस्टनेटल पीरियड आ चुका है। अब उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ पोटेंशियल। ये भी डिपेंड करता है कि जो बच्चा डिलीवर हुआ है उसके खुद के बॉडी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो क्या है, मतलब कि वो ग्रोथ होने वाला बॉडी है या नहीं है। वैसे जनरली चीज़ें देखने को मिलता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उतना ही न्यूट्रिशन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो अपना जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फुल न्यूट्रिशन ले रहा है, उसकी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट फुलफिल है, बट फिर भी उसका बॉडी बिल्ड नहीं है, उसके मसल मास नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि उनका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस चल रहा है, अगर आप उनके इलेक्ट्रोलाइट देख लो कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बैलेंस ही है, बट उनका बॉडी बिल्ड देख लो एकदम बल्की है। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी सामने वाला है, इंडिविजुअल है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ओके। नेक्स्ट है चाइल्डहुड इलनेस। किसी भी प्रकार का कोई चाइल्डहुड इलनेस है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। वो कैसे होगा कि देखो, अगर चाइल्डहुड में उसको इलनेस है, ऑब्वियसली उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा, ना उसकी बॉडी मूवमेंट होगी, ना ही उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है माइलस्टोन फुलफिल होंगे। अगर बच्चा बीमार है, ऑब्वियसली वो अपने माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर रहा है। माइलस्टोन का मतलब ये है कि सोचो कि वो 6 महीने का है, 1 साल का है, और क्या हो रहा है कि उसको किसी प्रकार कोई निमोनिया है। निमोनिया मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जनरली बच्चों को निमोनिया ही देखने को मिलता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो जिस टाइम पे उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे रहना चाहिए, उसको नॉर्मल अपना जो भी माइलस्टोन के हिसाब से उसको बोलना चाहिए, उसको क्रॉल करना चाहिए, उसको घूमना चाहिए, उसको अपने हेड को होल्ड करना चाहिए, उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, मेडिकेशन खा रहा है। उस टाइम पे वो क्या कह रहा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के अलावा बाकी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है। तो जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, ऑब्वियसली बाकी सारे बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंट है, यही चीज़ें उसको क्या करती है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब कि जो बेबी है जहाँ पे वो एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करना है, फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके पीयर ग्रुप कैसा है, बाकी जो भी एनवायरनमेंट है उसकी हाइजीन कैसी है। एनवायरनमेंट में हमारी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब कि वो जिस भी ग्रुप में रह रहा है, सबसे पहले हम उसको फैमिली से स्टार्ट करते हैं कि अगर फैमिली में रह रहा है तो उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसके घर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एजुकेटेड है या फिर बहुत शोरगुल है, शांति है, अशांति है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो समझदार हैं, समझदार मतलब मैं ये नहीं बोलती कि जो पेरेंट्स हैं वो समझदार नहीं होते हैं, सभी पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, अपने बच्चों की वेलबींग के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कैसी है बच्चों को लेके। बच्चों के सामने कभी भी नहीं ऐसा होता है कि हाँ बच्चों के सामने हम बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस की जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग पे असर करता है। मतलब कि जो बच्चे की कैपेसिटी होती है वो समझता है कि हाँ, अगर ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो मैं इस पे बोल सकता हूँ। मतलब कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं किसी से बहस कर सकता हूँ, मैं आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या, बड़े का भी वही हाल है कि अगर कहीं भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वो चीज़ें हम ज़्यादा जल्दी समझते हैं। लेकिन अभी हमें कोई अच्छी चीज़ें समझाए तो वो चीज़ें जल्दी ध्यान में नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। चलो भाई, स्किल्स कैपेसिटी डेवलप हो रही है, हमें नहीं पता कि वो नेगेटिव वे में डेवलप हो रही है या फिर पॉजिटिव वे में डेवलप हो रही है। अगर हम वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ स्किलफुल चीज़ें कर रहे हैं, बच्चा सीखेगा, जानेगा। क्यों बताया कि हाँ, 12 साल के, 15 साल के, 18-18 साल के बच्चे हैं जो कि इलीगल कामों में लग जा रहे हैं। दिमाग तो उसमें भी लग रहा है, कैसे लोगों से बचना है, कैसे सप्लाई करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। लेकिन वही बच्चा क्या है कि एकेडमिक में अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उस तरफ वो अपना कैपेसिटी, अपना स्टेमिना लगाया ही नहीं है। तो जो कैपेसिटी है, जो स्किल्स है, वो है सबके पास। बस उसको एक डायरेक्शन चाहिए कि बच्चा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। उस डायरेक्शन में जाने के लिए डिपेंड करता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, नेक्स्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर कोई भी ऐसी फैमिली जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, मतलब कि फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो उनका डेली रिक्वायरमेंट है, जो उसका न्यूट्रिशन है, उसको फुलफिल कर सके। देखो, ये सारा ऐसा तो है नहीं कि हाँ हर कोई बहुत वेल स्टैंडर्ड का है, बट ये बोल सकते हैं कि जो बच्चों का एज होता है तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसका चाइल्डहुड में ही होता है। क्योंकि आफ्टर 14, आफ्टर 18 उसमें उतना ग्रोथ नहीं होता है, वो बस बॉडी बिल्ड आता है, उसमें मैचुरेशन आता है। बट फिजिकली अगर ग्रोथ देखो तो 18 तक होता है। इससे ये चीज़ें होती हैं कि उसका जो भी न्यूट्रिशन है उसको चाइल्डहुड में फुलफिल होना चाहिए। अगर बच्चा इनिशियल डेज में उसके सेल्स को, उसके बॉडी को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो आगे चल के चाहे उसको आप कितना भी कुछ भी खिला दो, कितना भी एक्सरसाइज करा दो, कितना भी जिम करा दो, कितना भी प्रोटीन पिला दो, वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी, उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा बॉडी पे। अगर उसका एग्जाम्पल यहाँ सिंपल सा ही देख लो, जो लोग नवरात्रि में 9 डेज का फास्ट रखते हैं, शुरुआती के एक आध दिन में उनको बहुत लगता है, लेकिन उसके बाद से बॉडी यूज टू हो जाती है, क्योंकि उसे पता है उसको न्यूट्रिशन मिलना ही नहीं है। उसके सेल्स जो हैं वो वहीं पे सबसाइड होने लगते हैं। वहीं पे सबसाइड होने का मतलब कि उनका जितना चीज़ें मिल रहा है, जितना फ्लूइड वो सेल से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बस उतना ही से क्या होता है कि वो स्टॉप है वहाँ पे। फिर उनको भूख नहीं लगती, फिर उनको प्यास भी धीरे धीरे कम लगने लगती है। सेम ऐसे ही होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, वो तो भले बेबी पैदा होता है 10 दिन तक उसका जो भी वेट है उन सारी चीज़ों में गिरावट आती है, कमी आती है, क्योंकि वो इंट्रायूटेरिनल लाइफ से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में शिफ्ट कर रहा होता है। उसके बाद से इनमें क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उसका वेट गेन होने लगता है। और इनिशियल डेज में उनका वेट जल्दी जल्दी गेन होता है, उसके बाद से फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए जो चाइल्डहुड होता है, मतलब कि जो बचपना होता है, उस टाइम पे जो भी उनके बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है वो सारा कुछ उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो इसका मतलब ये कि जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और अगर उनको टाइम से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी, जो कि उनकी इंट्रा सेलुलर कैपेसिटी है वो सब कुछ लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी मैंने मिस किया हो तो आप बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने देखा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखे हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जो है वो एक मिजरेबल एस्पेक्ट है और डेवलपमेंट है वो मिजरेबल नहीं होता है। जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसके बाद से हम उसके प्रिंसिपल्स देखें। प्रिंसिपल में मेन हमने जो प्रिंसिपल देखे वो है सिफाइलोकॉर्डल डायरेक्शन। इसके बाद से हमने देखा कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। फिर हमने प्रॉक्सिमो डिजिटल डायरेक्शन देखा, जनरल टू स्पेसिफिक देखा। इसके बाद से हमने देखे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें हमने मेनली 3 फैक्टर्स देखे, जो कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, प्रीनेटल फैक्टर है और पोस्टनेटल फैक्टर्स हैं। और ये यहाँ पे जो मेंशन है फैक्टर्स, इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स, बट ये जनरली जो हैं ये मेन है जो कि अफेक्ट करते हैं।
ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।